फौज ने मुर्सी को किया माजूर। हालात कशीदा, हामी और मुखालिफिन के बीच झड़पें, कम से कम 23 अफराद हलाक। अबूरी हुकूमत की क़यादत चीफ जस्टिस अदली मंसूर के हाथों में मुर्सी मुखालिफिन में खुशी की लहर। वाशिंगटन में सिफारत खाने की जासूसी की रिपोर्ट पर हिंदुस्तान ने जताई तशवीश, अमेरिका के साथ उठाएगा मामला। भिवंडी में गारमेंट फैक्ट्री की इमारत मुनहदिम, एक की मौत, कई जख्मी। इश्शत इनकाउंटर पर सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट गुजरात हाई कोर्ट में आज होगी पेश। और फूड सिक्योरिटी बिल पर ऑर्डिनेंस लाने पर अपोजिशन हुकूमत से नाराज, कांग्रेस का अपोजिशन पर अदम ताउन का इल्जाम। खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे मिस्र के सियासी बहरान की। मिस्र में फौज ने मुर्सी हुकूमत का तख्ता उलट दिया है। बीती रात फौजी सरबराह अब्दुल फताह अल सीसी ने आइन की मुअत्तली का ऐलान किया। उन्होंने टेलीविजन पर बराह रास्त खिताब में कहा कि मिस्र के चीफ जस्टिस इंतजामिया के अबूरी सरबराह होंगे। फौज की जानिब से मुर्सी हुकूमत को दी गई डेडलाइन के खात्मे के साथ ही जमहूरी तौर से मुंतखब हुकूमत का वक्त भी जैसे पूरा हुआ। फौज ने आइन को मुअत्तल कर दिया है और जल्द ही सदारती इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया है। डेडलाइन खत्म होने के साथ ही फौज ने सरकारी टीवी का मुहासरा कर लिया था। तातील अल-अमल बिद-दस्तूर बिशक्ल मुअक्कद युअद्दी रईस अल-महकमा अद-दस्तूरिया अल-उलिया अल-यमीन अमाम अल-जमइया अल-आम्मा लिल-महकमा इजरा इंतखाबात रियासिया मुबक्किरा على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديدا। टेलीविजन पर खिताब के वक्त फौजी सरबराह के हमरा मजहबी और अपोजिशन रहनुमा भी मौजूद थे। अस्सीसी ने कहा कि मुर्सी हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर खरी नहीं उतर सकी। उन्होंने मजीद कहा कि मुर्सी हुकूमत को बर्खास्त करके फौज तारीखी जिम्मेदारी अदा कर रही है। फौजी सरबराह के खिताब से कबल फौज ने काहिरा में अहम मकामात पर पोजीशन ले ली थी। इस बीच मुर्सी के रफीक का कहना है कि उन्हें नामालूम जगह पर ले जाया गया है। इससे कबल मीडिया में खबर आई थी कि मुर्सी को उन्हीं की रिहाइशगाह पर नजरबंद कर दिया गया है, लेकिन फौज ने इन खबरों की तरदीद की। उधर मुर्सी को हटाए जाने के ऐलान के साथ ही उनके मुखालिफिन खुशी से झूम उठे। कई दिनों से तहरीर स्क्वायर पर जमा मुर्सी मुखालिफिन ने आतिशबाजी की। Let the square back again, like what we did in the first revolution. If the military is going to take the power back, we're going to make sure everything goes well. We're not going to leave the square until our demands get fulfilled, and we're going to like a new president. 30 जून 2012 को इंतखाबात में कामयाबी के बाद मुर्सी जमहूरी तौर से मुंतखब मिस्र के पहले सदर बने थे। उन्हें 57% वोट हासिल हुए थे, लेकिन उनकी एक साला मुद्दत कार गैर इत्मीनान बख्श रही। साथ ही मुल्क की मईशत भी बुरी तरह लड़खड़ा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर मोहम्मद मुर्सी के कौमी सलामती मुशीर ने फौज के इक़दाम की मजम्मत की है। फौजी सरबराह के ऐलान के थोड़ी ही देर बाद मुर्सी एहसामुल हाद ने फेसबुक पर इसे फौजी बगावत करार दिया। इख्वानुल मुस्लिमीन का कहना है कि फौज का यह कदम मुल्क को मुसीबत में झोंक देगा। मुर्सी की माजूली के ऐलान के साथ ही बड़ी तादाद में मुर्सी हामी सड़कों पर निकल आए हैं। उनका कहना है कि वो फौज का कंट्रोल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बीच महकमे सेहत के मुताबिक मुर्सी हामी और मुखालिफिन के दरमियान झड़पों में 23 अफराद हलाक हो गए हैं।
انقلاب ليس فقط على الرئيس المنتخب، هذا انقلاب على الدستور الذي أقره الشعب المصري، هذا انقلاب على الإرادة الشعبية، هذا الانقلاب على مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية. القوات المسلحة هي لا ترى غير بعين واحدة، لا تنظر إلا بنظرة واحدة، تتجاهل كل هذه الجموع والحشود من أبناء المصريين الذين يدعمون الشرعية. फौज के इकदाम की अपोजिशन लीडर अल बरदई, शेखुल जामिया अल अजहर और कॉप्टिक पोप ने हिमायत की है। इन सभी ने मुल्क की बेहतरी के लिए तैयार फौज के रोड मैप पर एतमाद जाहिर किया है। أن تكون هذه الخطة بداية لانطلاقة جديدة لثورة 25 يناير التي بذل فيها الشعب المصري النفيس والغالي من أجل أن يسترد حريته وكرامته وأن يحقق ما نصبو إليه جميعا، عدالة اجتماعية لكل مصري ومصرية. وفقنا الله جميعا وإلى الأمام بإذن الله. उधर अमेरिका ने मिस्र के सियासी बहरान पर तशवीश जाहिर की है। उसने फौज से मुल्क की बागडोर जमहूरी तौर से मुंतखब हुकूमत के हाथों में जल्द से जल्द सौंपने की अपील की है। अमेरिका के मुताबिक मिस्र में क़याम अमन और सियासी इस्तेहकाम पूरे अफ्रीकी खित्ते और अमेरिका के मफाद में है। अमेरिकी वजारत खारजा के तर्जुमान जैन सिकी ने कहा कि मिस्र के अवाम को हालिया बहरान के एक पुरअमन सियासी हल की जरूरत है। Of course, remain very concerned about what we're seeing on the ground, and we do realize, of course, that this is an extremely tense and fast-moving situation in Egypt. We are monitoring it very closely, as you all know, and as we've talked about in here for the past several days, and continue to believe that, of course, the Egyptian people deserve a peaceful political solution to the current crisis. We did, of course, watch this or monitor the speech, or have seen reports on the speech from last evening, and felt there was an absence of significant specific steps laid out in Mr. President Morsi's speech. We had said that he must do more to be truly responsive and representative to the justified concerns expressed by the Egyptian people, and unfortunately that was not a part of what he talked about in his speech. वहीं मिस्र की सियासी सूरत हाल पर खाना जंगी से दो चार शाम के सदर बशार अल असद का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। उन्होंने फेसबुक पेज पर अपने पोस्ट में लिखा है कि मिस्र में बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज ने वहां मजहबी सियासत का खात्मा कर दिया है। आइए मिस्र के ताज़ा हालात पर बात करते हैं गैर मुल्की उमूर के माहिर कमर आगा से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हुस्न मुबारक के बाद तहरीर स्क्वायर एक और हुक्मरा की माजूली और जवाल का गवाह बना है। आखिर मिस्र के जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वहाँ पे एक इंतिफादा है जो चल रहा है और उनकी जो ख्वाहिशात थी वो इस गवर्नमेंट से पूरी नहीं हुई, लिहाजा इनको जाना पड़ा। लोग वहाँ के चाहते हैं कि वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत बने जिसमें डेमोक्रेसी हो, रूल ऑफ द लॉ हो और सेकुलर गवर्नमेंट वहाँ के लोग चाहते हैं जो कि नेशनलिस्ट भी हो। और आम जनता वहाँ की ये बात नहीं है कि जिन लोगों ने इस हुकूमत को खत्म किया या इसके खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे वो मजहबी नहीं है, ऐसी बात नहीं, वो भी बहुत मजहबी लोग हैं। लेकिन ये था कि उनके मजहब और इनके मजहब में कुछ इख्तिलाफ भी नजर आ रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि अगर ब्रदरहुड पावर में रहती है तो उसके जरिए एक नया कल्चर वहाँ पे बन रहा था, जो उस किस्म का कल्चर था जो उनको लगता था कि जैसे अफगानिस्तान या खलीज के जो देश हैं उस तरह का, तो वो नहीं चाहते थे। दूसरी बात ये थी कि इनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी प्रेसिडेंट मुर्सी को, जो उन्हीं ने मिस कर दी। उन्हीं ने सोचा, ये था, सबने इनको वोट दिया था, सोचा ये था एक ऐसी हुकूमत बनेगी जिसमें सभी किस्म के लोग होंगे, यूनाइटेड होंगे, एक नई किस्म की होगी। लेकिन जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ और फिर जिस तरीके से अपॉइंटमेंट हुए गवर्नर्स के या दूसरे अपॉइंटमेंट जितने भी थे, उन्हीं ने बजाय मुल्क की सियासत पे या लोगों की परेशानियों पे गौर करने के, बल्कि उन्हीं ने
जो ब्रदरहुड का बहुत पुराना एजेंडा था उसको वो बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करने लगे और उसकी वजह से हुआ कि इक्तिसादी और दूसरी प्रॉब्लम्स जो थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हो गई वहाँ पे कि लोग परेशान हो गए। फैक्ट्रियां बंद होने लगी, पेट्रोल वहाँ पे था नहीं, इलेक्ट्रिसिटी घंटों नहीं आती थी, गांव में भी प्रॉब्लम आने लगी खेती में क्योंकि डीजल वहाँ अवेलेबल नहीं था। जो उनकी कॉटन इंडस्ट्री है सबसे बड़ी, वो बंद होने लगी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा सोर्स। फिर दूसरा उनका जो बहुत बड़ा आमदनी का जरिया है वो है टूरिज्म। टूरिस्टों ने अपने आना बंद कर दिया, तकरीबन 60% होटल के कैंसिलेशन हो गए और फिर इस तरह की रोजमर्रा की परेशानियां बढ़ती चली गई और हालात ये हुए कि जिस तरह के तहरीर स्क्वायर में डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे थे उस तरह के डिमॉन्स्ट्रेशन 3-4 जगहों पे कैरो में अलग हो रहे थे और तकरीबन हर शहर में हो रहे थे। इजिप्ट इस वक्त बिल्कुल डिवाइडेड हो गया है। एक तरफ तो ब्रदरहुड के लोग हैं, उनकी भी तादाद कम नहीं है, मैं समझता हूँ कम से कम 20% होंगे खासतौर से अपर इजिप्ट में, और दूसरी तरफ जो है ये लिबरल जो अपने को कह रहे हैं, इनमें बटा हुआ नजर आ रहा है। जी कमर आगा साहब, ऐसे हालात में फौज की नीयत को लेकर क्या कहेंगे? कितनी जल्दी फौज मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार को बहाल करेगी? देखिए, अगर जल्दी नहीं किया उसने, कम से कम 1 साल तो लगेगा, 1.5 साल से पहले अब पॉसिबल नहीं है। अगर नहीं लगा तो ये आम इजिप्ट की जनता दोबारा तहरीर स्क्वायर पर आ जाएगी, इसलिए कि ये लोग बहुत ही यूथ जो है वहाँ का ग्लोबलाइज्ड है, बहुत डिटरमिन है, वो तरक्की करना चाहता है। इजिप्ट एक बड़ा मुल्क है, उसने हमेशा अरब सियासत में एक बड़ा रोल प्ले किया है। उसको ऐसा लगता है कि हुस्नी मुबारक के पीरियड से लेके अब तक में बिल्कुल इजिप्ट एक क्लाइंट स्टेट बन गया है, बड़ी ताकतों का, और उसका कोई रोल अरब पॉलिटिक्स में भी नजर नहीं आ रहा। तो वो एक दोबारा से आना चाहते हैं। फिर इजिप्ट में एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा क्लास है जो किसी अरब मुल्क में इतना बड़ा नहीं है। वहाँ पे बहुत साइंटिस्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, मैनेजरियल क्लास है। तो ये लोगों की अपनी एस्पिरेशन है, ये चाहते हैं कि इजिप्ट एक बड़ा रोल प्ले करे अरब पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। वो चाहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की उनको मेंबरशिप भी मिले। ये सब चीजें असल में हुस्नी मुबारक के एजेंडे ही में नहीं थी, जिसकी वजह से ये वो समझ नहीं पाए कि ये जो इंतफादा है किस लिए, किस वजह से है। तो मैं समझता हूँ साल भर से ज्यादा ही लगेगा आर्मी को आने में। अगर नहीं वो होगा तो ये तहरीर, मैं समझता हूँ तहरीक जो शुरू हुई है ये चलती रहेगी। कमर आगा साहब, सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अब मिस्र के मुस्तकबिल का क्या होगा? 2-2.5 साल पहले तक तो हम यही देखते थे कि पुरअमन रहने वाला मिस्र 2-2.5 साल के बाद से लगातार एहतिजाजों का वहां पर जो सिलसिला शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल ये उठता है कि आने वाले जो हुक्मरान होंगे या फौज के सामने मुस्तकबिल में कैसे चैलेंजेस होंगे? देखिए, ये मसला मिस्र के साथ नहीं है, ये मसला पूरे अरब देशों के साथ है। सारे ज्यादातर अरब ममालिक में इस वक्त जो है एक बहरान मचा हुआ है और यहाँ पे बहुत सख्त किस्म की आर्मी बैक्ड हुकूमतें हैं जो वहाँ पे डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ को नहीं आने दे रही हैं। और उसके लिए अब पूरा अरब वर्ल्ड चाहता है कि किसी भी सूरत से डेमोक्रेसी आए और वहाँ के ऊपर उनका मानना यह है कि इस्लाम और मॉडर्निटी दोनों में एक मेल है और तभी तरक्की हो सकती है। और वो उस तरह की हुकूमत चाहते हैं। ये इजिप्ट में भी है, इसलिए कि इतने 40 साल से जिस तरह तानाशाह, 40 या 50-60 साल से जब से इजिप्ट का नासिर के पीरियड से लेके अब तक एक तानाशाह ने दूसरे तानाशाह को हटाया और दूसरा आ गया और दूसरे के बाद तीसरे आ गए। तो ये जो है उसमें इजिप्ट बिल्कुल खत्म हो गया है। तो ये बहरान तो मैं समझता हूँ बहुत दिन रहेगा। अगर पीसफुली ये मसले सेटल हो जाए तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात होगी। अगर इजिप्ट में पीसफुली हो गया तो दूसरे मुल्कों में भी कुछ उम्मीद नजर आएगी, वरना सीरिया जैसा हाल ज्यादातर मुल्कों का मुझको होता हुआ नजर आता है। जी, कमर आगा साहब हमसे बात करने के लिए और मिस्र के सियासी हालात पर तजिया करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, एक बार फिर बता दें कि मिस्र में सदर मुर्सी का तख्ता पलट गया है, फौज ने बागडोर अपने हाथ में ले ली है और हालात वहां पर कशीदा बने हुए हैं। मुर्सी के हामियों और मुखालिफिन में लगातार झड़पें चल रही हैं। फिलहाल खबरनामे में लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। क्यों लंदन वाले मामू जान, आपको हमारा जयपुर शहर कैसा लगा?
4 सालों में तो जयपुर की रंगत ही बदल गई। लंदन में तो मैं सोचा करता था कि तुम जयपुर की खामखा तारीफ करती हो, वही अब तो तुम्हारा जयपुर मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, अंडरपास और लो फ्लोर बसें, वर्ल्ड क्लास साइनेजेस, फुट ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज और चौराहों पर अंडरपास, और भाई खूबसूरत घाट की घूनी सुरंग के बारे में तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और हाँ, रामनिवास बाग की जमींदोज पार्किंग, ये तो शायद मुल्क की चुनिंदा पार्किंग में से एक होगी। सब कुछ उम्दा, काबिले तारीफ, अजमत की शानो शौकत भी निखरी है। खोले के हनुमान जी का मंदिर, पुरानी तारीख के दरवाजे, चौराहे और भी खूबसूरत हो गए हैं। गार्डन थिएटर, स्मृतिवन, सेंट्रल पार्क, म्यूजिक फाउंटेन को देखकर तो भाई मजा आ गया। अरे मामा जी, अगली दफा जब आप जयपुर आएंगे तो आपको मेट्रो रेल, रिंग रोड, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जैसी और भी बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। जयपुर हमारी शान है, इसके शान शौकत की हिफाजत करें। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। शहरी समस्याओं के निराकरण की दशा में प्रशासन शहरों के संग महाअभियान के तहत 3 लाख से अधिक प्रकरणों के निराकरण के साथ ही राज्य सरकार का कृषि भूमि के अकृषि परियोजनार्थ उपयोग व रूपांतरण की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु ऐतिहासिक निर्णय। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में नई धारा 90A के तहत भूमि के कृषि से अकृषि प्रायोजन हेतु अनुमति एवं उसके उपरांत भूमि आवंटन हेतु एक बारगी आवेदन करना ही पर्याप्त। आवेदन पत्र का निस्तारण 45 दिन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा करना अनिवार्य। ऐसा न होने की दिशा में 3 दिन में उच्चतर अधिकारी को मय कारण के पत्रावली अग्रेषित करने के निर्देश। अब होंगे निस्तारित, नियमितीकरण एवं आवंटन के प्रकरण निश्चित समय में। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship, international standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. दैवीय आपदा की भीषण त्रासदी से उत्तराखंड में हुए नुकसान और प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए देश भर से विभिन्न संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार आप सभी के इस सेवा भाव का सम्मान करती है। सरकार द्वारा राहत सामग्री के व्यवस्थित ढंग से संकलन एवं वितरण हेतु राहत सामग्री संग्रहण एवं वितरण केंद्र महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर, देहरादून में स्थापित किया गया है। दैवीय आपदा में स्वेच्छा से मदद करने हेतु सहायता राशि चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन राहत कोष उत्तराखंड के नाम से मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखंड सचिवालय परिसर, 4 सुभाष रोड, देहरादून को प्रेषित कर सकते हैं। आप भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा देहरादून में राहत के लिए संचालित मुख्यमंत्री राहत कोष में सीधे भी सहयोग राशि जमा कर सकते हैं। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा में उत्तराखंड वासियों ने फंसे हुए यात्रियों की सेवा व मदद करके देश के साथ साथ विदेशों में भी उत्तराखंड का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उत्तराखंड वासियों पर देश को गर्व है।
हिमालय की सुनामी से आई भयंकर त्रासदी में इस देवभूमि और वीर भूमि के भाइयों और बहनों ने जो साहस और धीरज के साथ देश भर से आए फंसे हुए यात्रियों की सहायता की, उसके लिए देश को आप पे गर्व है और हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम पूर्ण निष्ठा और तत्परता के साथ आपको हुई क्षति और क्षेत्रीय समस्याओं का शीघ्र ही समाधान करेंगे। मुसीबत की इस घड़ी में साथ रहने की प्रतिज्ञा। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। वाशिंगटन में हिंदुस्तानी सिफारतखाने की मुबैना जासूसी की रिपोर्टों का हिंदुस्तान ने नोट लिया है। हिंदुस्तान अमरीकी हुकाम के साथ ये मामला उठाएगा। अफशाकार एडवर्ड स्नोडेन ने हिंदुस्तान समेत दीगर 38 मुल्कों के सिफारतखानों की अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए जासूसी किए जाने का राज फाश किया था। वाज़ेह कि वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने मामले की अहमियत को कम करने की कोशिश की थी, जिस पर वो अपोजिशन के निशाने पर आ गए थे। Have seen and studied media reports of our embassy in Washington being amongst a list of diplomatic missions which were intrusively monitored by US agencies. Obviously, we are concerned at such disconcerting reports, and we will certainly raise with US authorities these serious allegations. महाराष्ट्र के जिला थाने के भिवंडी में एक गारमेंट फैक्ट्री की 2 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई है। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 13 अफराद जख्मी हुए हैं। 15 अफराद को बचा लिया गया है। राहत और बचाव अमले का कहना है कि 6 से 7 अफराद के मलबे में फंसे होने का अंदेशा है। इमारत की दूसरी मंजिल पर तामीरी काम होने को इमारत मुनहदिम होने की वजह बताया जा रहा है। 3 हफ्तों से कम अरसे में थाने में इमारत गिरने का यह तीसरा वाकया है। अपोजिशन ने फूड सिक्योरिटी बिल पर ऑर्डिनेंस की राह इख्तियार करने पर हुकूमत की सख्त नुक्ताचीनी की है। अपोजिशन ने सवाल किया कि जुलाई में पार्लियामेंट का मानसून इजलास होना है, तो फिर हुकूमत को ऑर्डिनेंस लाने की उजलत क्यों थी। हुकूमत की बाहर से हिमायत कर रही समाजवादी पार्टी को तो ऑर्डिनेंस के पीछे वस्त मुद्दती चुनाव की आहट सुनाई दे रही है। अपोजिशन फूड सिक्योरिटी बिल पर ऑर्डिनेंस लाने के हुकूमत के फैसले पर चराग पा है। वो इसे इंतखाबी स्टंट से ताबीर कर रही है। हुकूमत की इस उजलत पर बीजेपी ने उसे आड़े हाथों लिया है। उसका कहना है कि क्या हुकूमत वस्त मुद्दती चुनाव की तैयारी कर रही है। जुलाई में पार्लियामेंट का मानसून इजलास है। बिल पर इजलास में तफसीली बहस हो सकती थी, लेकिन हुकूमत ने पार्लियामेंट की अनदेखी की है। बाया महाज ने भी हुकूमत पर हमला किया है। उसने दरियाफ्त किया कि हुकूमत बहस से क्यों भाग रही है। We have very clearly said it has very serious implication on the people who deserve to be given the food security, and those people who need it will have to get it. But at the same time, the implication on the budget is also very big. Given that, it is important that it be discussed in Parliament. Let it be very clear, we want a legislation, but the food security bill that is before the Parliament in its present form with its present content is not acceptable to us. That is the reason why we have given number of amendments, and we want a thorough debate in the Parliament, and this bill needs to be drastically amended. हुकूमत की बाहर से हिमायत कर रही समाजवादी पार्टी ने भी हुकूमत पर तीखा वार किया है। उसका कहना है कि हुकूमत मानसून सेशन तक इंतजार कर सकती थी। पार्लियामेंट में इस पर तफसीली बहस के बाद इस बिल को मंजूर किया जा सकता था। बिल पर ऑर्डिनेंस लाना और इस पर पार्लियामेंट में बहस का मौका न देना जमहूरियत की रूह के मनाफी अमल है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नरेश अग्रवाल का कहना है कि ये बिल किसानों को सड़कों पर लाने वाला है। एक तो ये बात साफ कर देना चाहते हैं कि ये मध्यावधि चुनाव की तैयारी है। ये फूड सिक्योरिटी बिल नहीं, ये एक तरीके से मध्यावधि चुनाव की घोषणा है। और मैं जानता हूँ सरकार की नीयत इसे पास कराने की नहीं, लेकिन सरकार इस बारे ये दिखाना चाहती है
कि हम गरीबों को मुफ्त भोजन देना चाहते हैं। दूसरा मेरा साफ कहना है ये बिल किसान विरोधी बिल है, अमेरिका की साजिश से, विदेशी शक्तियों की साजिश से लाया गया बिल है। इस बिल के माध्यम से विदेशी लोगों को इस देश के किसानों को बंधक बनाने का मौका मिलेगा। सन 2009 में आम इंतखाबात में कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में गरीब आवाम को फूड सिक्योरिटी देने का वादा किया था। उसे पूरा करने के लिए हुकूमत ने इंतखाबी साल में ऑर्डिनेंस की राह इख्तियार की। ऑर्डिनेंस को काबीना की मंजूरी के बाद अब इसे सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के पास भेजा जाएगा। अगर सदर जमहूरिया इस पर दस्तखत कर देते हैं तो ये नाफिज हो जाएगा। इस ऑर्डिनेंस के अवाम में राइज होने के 6 महीने के अंदर इस पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूरी हासिल होना लाजमी होगा। बिल के तहत मुल्क की 67% आबादी को अवामी निज़ाम तकसीम की दुकानों पर 1 से 3 रुपए फी किलोग्राम की कीमत पर चावल, गेहूं और दाल फराहम की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में CBI ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में 7 पुलिस एहलकारों को मुल्जिम बनाया गया, लेकिन इसमें ना ही IB के अफसर राजेंद्र कुमार का नाम शामिल है और ना ही किसी सियासतदान का। चार्जशीट अहमदाबाद की खुसूसी CBI अदालत में दाखिल की गई। आज CBI गुजरात हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। 15 जून 2004 को हुए इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में CBI ने मिलाकर अपनी पहली चार्जशीट अहमदाबाद की खुसूसी अदालत में दाखिल की। CBI ने चार्जशीट में इशरत जहां व दीगर 3 अफराद की इनकाउंटर के नाम पर हलाकत को साजिश करार दिया है। CBI ने अपने हलफनामे में वाज़ेह तौर पर कहा कि ये इनकाउंटर फर्जी था और गुजरात पुलिस के बाज़ अफसरों ने इस घिनौने जुर्म को अंजाम दिया था। CBI ने इस इनकाउंटर को स्टेज्ड इनकाउंटर करार दिया है। CBI का कहना है कि इस इनकाउंटर में इंटेलिजेंस ब्यूरो के खुसूसी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार समेत IB के दीगर अफसरों के रोल की मजीद तहक़ीक़ात की ज़रूरत है, ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया ये इनकाउंटर में मुलविस हैं या नहीं। CBI ने केस की तहक़ीक़ात के लिए मजीद वक्त मांगा है। CBI की चार्जशीट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि राजेंद्र कुमार और PP पांडे ने इशरत और जावेद से इनकाउंटर से कुछ रोज कबल खोदिया में बातचीत की थी, जो इस बात को साबित करता है कि इशरत को पुलिस अफसर NK अमीन और तरुण भरोट वसाट से अगवा कर लाए थे। ताहम CBI ने इस अमर पर कोई रोशनी नहीं डाली कि इनकाउंटर में हलाक हुए अफराद दहशतगर्द थे या नहीं। आज चार्जशीट फाइल हुई है और अभी जस्ट रिसेंटली CBI ने चार्जशीट फाइल किया है और उसके अंदर 5-6 एक्यूज को चार्जशीट किया है, बाकी को कुछ 169 में क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई है और उसमें 4-5 लोगों के अगेंस्ट में उन्होंने बोला है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, जिसमें एक 3 IB के ऑफिसर्स हैं, एक राजीव वानखेड़े, MK सिन्हा, राजेंद्र कुमार, T मित्तल और एंड अदर्स लिखा हुआ है कि औरों के खिलाफ भी वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं 173A। CBI ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि इशरत जहां व दीगर 3 अफराद के इनकाउंटर के वक्त राजेंद्र कुमार गुजरात इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड थे। CBI ने यह भी इंकशाफ किया है कि इनकाउंटर के वक्त गुजरात पुलिस के अफसरों को अहमदाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी के नाम पर तैनात किया गया था, ताकि इनकाउंटर को खुफिया तौर पर अंजाम दिया जा सके। ताहम CBI ने अपनी पहली चार्जशीट में राजेंद्र कुमार का नाम शामिल नहीं किया है। CBI का कहना है कि इनकाउंटर में कुमार के मुलविस होने की मजीद जांच की ज़रूरत है। CBI की चार्जशीट में गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी और साबिक़ वज़ीर ममलिकत दाखिला अमित शाह का नाम भी शामिल नहीं है। CBI ने DC वंजारा, तरुण भरोत, NK अमीन समेत 7 पुलिस अफसरों को इस केस में मुल्जिम बनाया है। इन पुलिस अफसरों पर अगवा और कत्ल के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। CBI ने जोर देकर कहा है कि चार्जशीट सियासत पर नहीं बल्कि शवाहिद की बुनियाद पर तैयार की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम
वेलकम फ्रेंड्स। वेट लॉस यानी वजन कम करने वाले एक रिवॉल्यूशनरी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मेटा स्लिम के इस शो में मैं अमर उपाध्याय आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे जहन में कुछ खास सवाल हैं आपके लिए, जिनमें छुपी है वेट लॉस की एक बहुत बड़ी सच्चाई। क्या ज्यादा खाना खाने